हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अपना जो कंकाल तंत्र का पॉइंट चला था, आज अपन बात करते हैं कंकाल तंत्र के संपूर्ण टॉपिक की। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ जो हड्डियों से संबंधित जो डिजीज हैं, हड्डियों में कौन कौन से प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, तो उनके अपन चर्चा करते हैं। हड्डियों के रोग, डिजीज ऑफ बोन्स। याद रखना, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको क्या नाम दिया था अपन ने? ओस्टियोलॉजी नाम दिया था। और हड्डियों का अध्ययन जो करने वाले साइंटिस्ट लोग होते हैं, हड्डियों का उपचार करने वाले जो साइंटिस्ट लोग होते हैं या डॉक्टर्स लोग होते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? ओस्टियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो हड्डियों से संबंधित कौन कौन से प्रकार के रोग आते हैं? सबसे पहला आता है दोस्तों गठिया रोग। गठिया रोग, और गठिया रोग में क्या होगा? हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, हड्डियों के जोड़ों में सूजन पैदा हो जाती है। सूजन के साथ साथ क्या होने लगता है दोस्तों? दर्द होने लगता है। तो गठिया रोग की अपन बात करें तो गठिया रोग के अंदर क्या होगा? हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जैसे यहाँ का जोड़ होगा, पैर की हड्डी का जोड़ होगा, खूब सारे जोड़ हड्डियों के अंदर उपस्थित होते हैं। उन जोड़ों के अंदर क्या पैदा हो जाएगी? सूजन पैदा हो जाएगी और धीरे धीरे उनमें दर्द बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि अपन और नाम देते हैं, जैसे रिंगन बाय आता है, आपका गठिया बाय आता है। तो ये जो जोड़ों के दर्द है उसको अपन गठिया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरा जो डिजीज आता है दोस्तों, उसका नाम है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, और इसकी चर्चा मैं आप लोगों से कर चुका हूं। कौन से तंत्र में? अंतःस्रावी तंत्र में अपन इसकी बात कर चुके हैं। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होगा? विशिष्ट प्रकार की जो आपकी पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है, उस पैराथायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? पैराथार्मोन निकलता है। अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसकी। इसके अलावा सेक्स हार्मोन की बात करें, सेक्स हार्मोन, तो पैराथार्मोन और सेक्स हार्मोन के असंतुलन के कारण, जब पैराथार्मोन और सेक्स हार्मोन का असंतुलन हो जाएगा और विटामिन डी की कमी किसी व्यक्ति के शरीर में हो जाती है, तो याद रखना दोस्तों, ओस्टियोपोरोसिस रोग में क्या होगा? हड्डियों में छेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो, ओस्टियो का मतलब क्या है? हड्डी, और पोर का मतलब क्या होता है? छिद्र। ओस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी, और पोर्स का मतलब होता है छिद्र। तो ओस्टियोपोरोसिस रोग में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? हड्डियों में छेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। पैराथार्मोन और सेक्स जो हार्मोन होते हैं, इसके अलावा कैल्शिटोनिन जो हार्मोन होता है, वो जब इम्बैलेंस हो जाते हैं और विटामिन डी की कमी जब अपने शरीर में हो जाती है, तो कौन से रोग से ग्रसित हो जाते हैं अपन लोग? ओस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरा आता है दोस्तों रिकेट्स। और ये पॉइंट अपन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक के अंतर्गत। आज अपन इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रिकेट्स की बात करें तो इस रोग को सूखा रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहा जाता है इसको? सूखा रोग। ध्यान देना दोस्तों, ये रोग भी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। अब रिकेट्स जो रोग है वो तो होता है किसमें? छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में। जबकि वयस्क की यदि अपन बात करें तो वयस्क के अंदर ये रिकेट्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ओस्टियोमलेशिया में। ओस्टियोमलेशिया में। तो याद रखना दोस्तों, वयस्क के अंदर यदि हड्डियां कमजोर हो रही है तो उस रोग को कौन सा रोग नाम देंगे? ओस्टियोमलेशिया। और छोटे बच्चों की यदि बात की जाए तो छोटे बच्चों के अंदर हड्डियों से संबंधित जो रोग होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो रिकेट्स या सूखा रोग कहलाता है। और ये रोग किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है? विटामिन डी की कमी से। जैसा कि आपको पता है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल होता है। अपने शरीर के अंदर, अपनी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो ये विशेष पॉइंट आपका न्यूट्रिशन में इसकी और चर्चा करेंगे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कौन कौन से इसके मुख्य स्रोत होते हैं। तो रिकेट्स को सूखा रोग कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से रोग पैदा होता है। छोटे बच्चों में इसको रिकेट्स कहा जाता है, और एडल्ट में, वयस्क में इसको किस नाम से जानते हैं? ओस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। अगला जो रोग आता है दोस्तों, उसकी अपन बात करें तो हड्डियों से संबंधित जो अगला रोग आपका वो होता है पैक्स रोग।
पैक्स डिजीज। और इसके अंदर क्या होता है, हड्डियां पतली और कमजोर होने लगती है। हड्डियां पतली और कमजोर होने लगती है कौन से रोग में, पैक्स रोग में। तो ये रोग भी आपके लिए शायद हो सकता है नया है, लेकिन अच्छा इंपॉर्टेंट है। और फिर अगला और लास्ट डिजीज आता है दोस्तों, टीटेनी रोग। टीटेनी रोग, और इस टीटेनी की भी मैं चर्चा आप लोगों से पैराथार्मोन के टाइम कर चुका हूँ। क्या होता है रियल में पैराथार्मोन हार्मोन का काम क्या है, हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण को तो बढ़ाना। पैराथार्मोन का कार्य है हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना और फोस्फेट के अवशोषण को घटाना। फोस्फेट के अवशोषण को क्या करना दोस्तों, घटाना। याद रखना पैराथार्मोन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, ये पैराथायराइड ग्रंथि से सीक्रेट होता है। अपन ऑलरेडी इसकी चर्चा कर चुके हैं। पैराथायराइड ग्रंथि से सीक्रेट होता है जो गले में स्थित होती है। और इस पैराथार्मोन की बात करें तो ये क्या कार्य संपन्न करता है, अपनी अस्थियों में, अपनी हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और फोस्फेट के अवशोषण को घटाता है। जैसा कि कल अपन चर्चा करके गए थे कि अपनी हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बनी होती हैं जो 62% भाग बनाती है, और शेष जो 38% भाग होता है वो ओसिन प्रोटीन के द्वारा तैयार किया जाता है। तो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा रहा है, फोस्फेट के अवशोषण को घटा रहा है। इस रोग में क्या होगा, पैराथार्मोन की कमी यदि किसी व्यक्ति के शरीर में होगी तो दोस्तों याद रखना कैल्शियम का अवशोषण तो हो जाता है कम, और फोस्फेट का अवशोषण बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, भंगुर प्रकृति की बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और इस रोग को कौन सा रोग कहा जाता है साथियों, टीटेनी रोग कहा जाता है। कौन सा रोग कहते हैं इसको, टीटेनी रोग कहते हैं। तो ये 5 हड्डियों के विशेष रोग हैं जहां से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। गठिया रोग की बात करें तो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उन जोड़ों के अंदर सूजन या दर्द उत्पन्न होने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो पैराथार्मोन सेक्स हार्मोन का जब असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस जब ये हार्मोन हो जाते हैं और विटामिन डी की कमी जब अपने शरीर में हो जाती है, हड्डियों में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हड्डियों के अंदर क्या होने लग जाएंगे, छोटे छोटे छेद होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। रिकेट्स रोग की बात करें तो इसको सूखा रोग कहते हैं, विटामिन डी की कमी से ये रोग पैदा होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों में इसको रिकेट्स कहा जाता है, जबकि एडल्ट या वयस्क के अंदर इसको ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। पैक्स रोग की बात करें तो इस रोग में हड्डियां पतली और कमजोर होने लगती हैं। टीटेनी रोग की बात की जाए तो जो आपका पैराथार्मोन है उसका जो वर्ग है उसका ऑपोजिट होने लगता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पैराथार्मोन की कमी हो गई तो कैल्शियम का अवशोषण कम होना प्रारंभ हो जाएगा और फोस्फेट का अवशोषण बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर और भंगुर प्रकृति की होने लगती है। इस रोग को कौन सा रोग कहा जाता है दोस्तों, टीटेनी रोग कहा जाता है। तो ये आपके हड्डियों से संबंधित कुछ रोग थे। और अब अपन दोस्तों बात करते हैं मांसपेशियों की। यह आपका हड्डियों वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। स्केलेटल सिस्टम की अपन बात करते हैं, यहाँ हड्डियों और मांसपेशियों की अपन बात कर रहे थे। तो हड्डियां आपकी कंप्लीट हो चुकी है, छोटी बड़ी लंबी सब सारी हड्डियां मैं आपको बता चुका हूँ। और अब अपन नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, मांसपेशी। और मांसपेशियों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसल्स कहा जाता है। हड्डियों के ऊपर बात करें तो उनको बोन्स नाम दिया था पहले। दोस्तों एक विशेष बात मैं आपको बताता हूँ, मसल्स अपने शरीर के अंदर किस प्रकार कार्य संपन्न करती हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। यदि कोई बंदा जिम करता है तो आपने देखा होगा उसकी मसल्स बढ़ती है, मसल्स के अंदर जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। एक बार यदि कोई बच्चा जैसे मान लो कि एडल्ट कोई वो जिम ज्वाइन करने के लिए जा रहा है तो 1-2 दिन उसके शरीर के अंदर काफ़ी थकान आती है, जोड़ों में दर्द भी होने लगता है। और मांसपेशियों के अंदर वो दर्द जो होता है वो किस अम्ल की वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से वो थकान उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। मनुष्य के शरीर के मांसपेशियों में थकावट का कारण कौन सा एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और यदि वो जो जिम ज्वाइन करने वाला जो बंदा है वो यदि इसका इस्तेमाल प्रॉपर वे से करे,
प्रोटीन का इस्तेमाल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ, यदि वो प्रोटीन का प्रॉपर वे से इस्तेमाल करता है तो उसकी मसल्स गेन होने लगती हैं, मसल्स के अंदर वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सिक्स पैक बना हुआ आपको बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे, अब उनका वो पैसा भी बन चुका है और उस काम को करने में उनको एंजॉय भी आता है, लेकिन यदि वो प्रोटीन नहीं खाएंगे, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, एक 22 साल का एक नौजवान बंदा है और वो शरीर से कुछ हट्टा कट्टा है और यदि उसने जिम ज्वाइन कर लिया, यदि वो घर का देसी खान पान ही खा रहा है जो वो पहले खाता था, जिम ज्वाइन करने से पहले उसका इस्तेमाल कर रहा था, वही खाना वो जिम ज्वाइन करने के बाद खाता है, तो आप उसकी हालत 1 महीने बाद देखेंगे तो आपको हड्डियों का सूरमा नजर आएगा। लेकिन यदि वो जिम में जाकर के एक्सरसाइज करता है, मसल्स को तोड़ता है, मसल्स ये प्रोटीन क्या करता है, मसल्स को बिल्ड करके लाता है, पहले वो मसल्स को तोड़ता है और जब प्रोटीन जाकर के अंदर शरीर के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाता है तो मसल्स बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों याद रखना, मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, मसल्स का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे मायोलॉजी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मायोलॉजी। जैसा कि अपन बोन्स की बात कर रहे थे, स्टडी ऑफ बोन्स कहला रहा था ऑस्टियोलॉजी, ठीक उसी प्रकार स्टडी ऑफ मसल्स को क्या कहा जाता है, मायोलॉजी। और मांसपेशियों का अध्ययन जो साइंटिस्ट लोग करते हैं उनको मायोलॉजिस्ट कहते हैं। उधर ऑस्टियोलॉजी था, ऑस्टियोलॉजिस्ट थे, इधर मायोलॉजी है और मायोलॉजिस्ट है। फिर अपन ने बात की थी कि अपने शरीर का सबसे हार्डेस्ट जो टिश्यू होता है, शरीर का सबसे मजबूत जो ऊतक होता है दोस्तों, वो थी आपकी हड्डियां। और यहाँ आपको याद रखना है, शरीर का सबसे कमजोर ऊतक, शरीर का सबसे कमजोर ऊतक, और ये होती है दोस्तों आपकी मसल्स। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमजोर की अपन बात करें तो वीकेस्ट जो टिश्यू है आपके शरीर का वो कौन होता है, मसल्स होती हैं। और हार्डेस्ट टिश्यू के अपन कल बात कर चुके हैं, वो थी आपकी बोन्स। इसके अलावा अपन बात करें तो जो मसल्स होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मसल्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इनको डिवाइड किया जाता है। तीनों भागों के नाम आपको याद रखने। नंबर पहली आती है दोस्तों स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल का मतलब अपन पढ़ चुके हैं कंकाल की मांसपेशियां, कंकाल की मांसपेशियां। दूसरी आती है दोस्तों स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। और स्मूथ की अपन बात करें तो चिकनी मांसपेशियां इनको कह सकते हैं अपन। और तीसरी आती है आपकी कार्डियक मसल्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी अपन चर्चा रक्त परिसंचरण तंत्र में कर भी चुके हैं। कार्डियक का मतलब इसे हिंदी में कहा जाता है हृदयी पेशी। और याद रखना दोस्तों, ये आपके शरीर की सबसे बिजी मसल्स होती हैं। आपके शरीर की सबसे व्यस्ततम जो पेशी है वो कौन सी पेशी है, कार्डियक पेशी होती है, हृदयी पेशी होती है, कभी भी रेस्ट नहीं करती है और ये सिर्फ कहाँ स्थित होती है, हृदय में स्थित होती है। इसी वजह से आपके शरीर का सबसे बिजी पार्ट कौन सा हो गया, तो सर ये हो गया अपना हार्ट। याद रखना, हार्ट के अंदर कौन सी मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, हृदयी पेशियां होती हैं। और इन हृदयी पेशियों की अपन बात करें तो ये बिल्कुल से सारे दिन भर कार्य संपन्न करती हैं। सबसे ज़्यादा वर्किंग जो संपन्न करती है अपने शरीर के अंदर वो कौन सी मसल्स करती हैं, तो वो आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं और ये हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। तो बीजी जो आपकी पेशी है वो आपकी कार्डियक मसल्स हो गई और बीजी पार्ट कौन सा हो गया, हार्ट हो गया। तो मसल्स 3 प्रकार की होगी, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। फिर अपन बात करें मसल्स के फंक्शन की, कि मसल्स के जो वर्क होते हैं वो किस किस प्रकार का वर्क संपन्न करती है मसल्स। तो ध्यान देना, तो विशेष पॉइंट में आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक तो मसल्स शरीर के ताप का नियमन करती है, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य संपन्न करती हैं। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति वर्क संपन्न करता है, जैसे जिम जाने वाला व्यक्ति जब कठोर परिश्रम करता है तो उसके शरीर से हीट निकलती है और उस हीट से उसको क्या मिलती है दोस्तों, एनर्जी प्रोवाइड होती है। कुछ देर बाद वो हीट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा अपनी बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के अंगों को प्रोटेक्शन देने का कार्य संपन्न करती है। शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों को क्या देती है, प्रोटेक्शन देने का कार्य संपन्न करती है। तो ये कुछ वर्क है जो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। तो ध्यान देना, मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है,
मायोलॉजी में किया जाता है। शरीर का सबसे कमजोर ऊतक कौन सा है, तो वो आपकी मसल्स हैं। और मसल्स की बात करें तो 3 प्रकार की होती है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो अपन 2-3 बार अभी तक पढ़ चुके हैं। अब देखो अपन दोस्तों बात करते हैं मांसपेशियों से किस किस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, मांसपेशियां किस किस की बनी हुई होती है। जैसे मैंने हड्डियों की बात की थी आप लोगों से कि हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और ओसिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। तो मसल्स की यदि अपन बात करें तो मसल्स के अंदर मुख्य जो मिनरल होता है दोस्तों वो होता है मैग्नीशियम। मसल्स के अंदर मुख्य जो मिनरल पाया जाता है वो कौन सा है, मैग्नीशियम। यदि पादपों की मैं बात करूं, पादपों का क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि पादपों की किस भाग में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, तो उसका उत्तर आपका क्लोरोफिल। कौन आएगा, क्लोरोफिल। याद रखना, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु आयन उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार अपने रक्त के अंदर आयरन उपस्थित होता है, ठीक उसी प्रकार पादपों के क्लोरोफिल के अंदर जो पत्तियों में पाया जाता है उसके अंदर कौन सा आयन उपस्थित होता है दोस्तों, मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है। तो अपनी मसल्स के अंदर मैग्नीशियम आयन उपस्थित है, जो क्या काम संपन्न करता है, तो सर ये मसल्स के निर्माण में सहायक होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसल्स के निर्माण में सहायता कौन सा मिनरल करता है, तो आपको मैग्नीशियम अच्छे तरीके से याद रखना है। इस मैग्नीशियम के अलावा यहाँ पर उपस्थित होता है दोस्तों सल्फर। सल्फर का प्रतीक क्या है, S। और इसके अलावा उपस्थित होता है आपका फोस्फोरस। फोस्फोरस का प्रतीक क्या होता है, P होता है। और ये दोनों क्या काम संपन्न करते हैं, क्यों अपनी मसल्स में उपस्थित है, तो याद रखना दोस्तों, पेशीय संकुचन की जो क्रिया संपन्न होती है, पेशीय संकुचन की क्रिया में सहायक जो आपके मिनरल हैं वो कौन कौन से हैं, सल्फर और फास्फोरस। तो ये तीनों के तीनों मिनरल्स आपको याद रखने हैं। ये आपकी मसल्स इन्हीं से बनी हुई है, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस। मैग्नीशियम की बात करें तो मसल्स के निर्माण में यह सहायता करता है, और सल्फर और फास्फोरस क्या काम संपन्न करते हैं, पेशीय संकुचन की जो क्रिया संपन्न होती है वो इन्हीं दोनों के द्वारा संपन्न की जाती है। फिर अपन बात करें तो मसल्स के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती है, और वो प्रोटीन कौन कौन सी है। जैसे मैंने हड्डियों की बात की थी, हड्डियों में ओसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। तो पेशियों के अंदर आपको 2 प्रोटीन के नाम याद रखने दोस्तों, एक्टिन एवं मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों की दोनों प्रोटीन किसमें उपस्थित होती हैं, मसल्स में उपस्थित होती है। हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन का नाम ओसिन प्रोटीन था, और मांसपेशियों में कौन कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं, तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन आपकी मांसपेशियों के अंदर उपस्थित होते हैं। फिर अपन बात करें तो बच्चों के अंदर जो मसल्स की संख्या होती है, बच्चों में मसल्स की कितनी संख्या होती है, कितनी मसल्स उपस्थित होती हैं, तो याद रखना दोस्तों ये लगभग 700 प्लस होती हैं। छोटे बच्चों के अंदर जो मांसपेशियां होती हैं वो 700 प्लस होती हैं। और यदि अपन एडल्ट की बात करें, वयस्क की बात करें, तो वयस्क के अंदर मसल्स की संख्या फिक्स होती है दोस्तों 639। ये भी आपको आंकड़े याद रखने हैं। जैसे अपन ने छोटे बच्चे के अंदर हड्डियों की संख्या की बात की थी, और एडल्ट के अंदर जो हड्डियां थी वो 206 थी, नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या 270 थी। ठीक इसी प्रकार बच्चों के अंदर जो मसल्स होती है वो 700 से कुछ अधिक होती हैं। और वयस्क एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर जो आपकी मांसपेशी होती है वो कितनी होती है, 639 होती है। इसके अलावा पॉइंट की हम बात करें तो 2-3 क्वेश्चन और आपके मसल्स के इंपॉर्टेंट आते हैं। कल मैंने आपको 2 विशेष क्वेश्चन बताए थे कि हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ता है, और हड्डी और मांसपेशी को कौन जोड़ता है। यदि आपको दोनों पॉइंट क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके इनका उत्तर मुझे बता सकते हो। हालांकि टॉपिक में मैंने आपको कल बता दिया है। अब देखो अपन बात करें शरीर की, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी पेशी कहाँ स्थित होती है और इसका नाम क्या है। जैसे कल सबसे छोटी हड्डी की मैं बात करके गया था, स्टेपीज हड्डी थी जो कान में उपस्थित होती है। कान की 3 अस्थियां मैंने आपको बताई थी, इनकस, मेलियस और स्टेपीज। ठीक उसी प्रकार आज अपन पेशियों की बात करें तो शरीर की सबसे छोटी जो पेशी है उसका नाम है दोस्तों स्टेपीडियस। स्टेपीडियस, और स्टेपीडियस कहाँ स्थित होती है,
कान में स्थित होती है। तो शरीर की सबसे छोटी जो पेशी है उसका नाम क्या है? स्टेपीडियस। कहाँ स्थित होती है? कान में स्थित होती है। और यदि शरीर की सबसे लंबी पेशी की बात की जाए, लंबी पेशी की भी बात करें तो ये होती है दोस्तों सार्टोरियस। सार्टोरियस। और सार्टोरियस जो मांसपेशी है, मसल्स, वो कहाँ उपस्थित होती है? जांघ में उपस्थित होती है। फिर इसी प्रकार अपन बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी जो पेशी होती है वो होती है दोस्तों आपकी ग्लूटेनियस मैक्सिपस। और ये कहाँ स्थित होती है? ये भी जांघ में स्थित होती है। कल अपन ने खूब सारी चर्चा हड्डियों की भी की थी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी। तो अपने शरीर की सबसे छोटी जो पेशी होती है वो स्टेपीडियस होती है, जो कहाँ स्थित होती है? कान में स्थित होती है। शरीर की सबसे लंबी जो पेशी होती है वो सार्टोरियस है, ये भी कहाँ स्थित है? जांघ में स्थित है। और शरीर की सबसे बड़ी जो पेशी होती है वो कहाँ स्थित होती है? वो भी जांघ में स्थित होती है। उसका नाम क्या है? ग्लूटेनियस मैक्सिमस। फिर अपन बात करें शरीर की सबसे कमजोर पेशी। तो ध्यान देना दोस्तों, जो पेशी सबसे छोटी है, अब सबसे छोटी पेशी कौन सी है? स्टेपीडियस। तो मनुष्य के शरीर की सबसे कमजोर पेशी भी कौन सी होती है? स्टेपीडियस। और स्टेपीडियस कहाँ है? कान में है। तो एक ही उत्तर से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। शरीर की सबसे कमजोर पेशी स्टेपीडियस, शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपीडियस। और इसी के साथ अपन बात करें तो शरीर की सबसे मजबूत पेशी, स्ट्रोंगेस्ट जो आपकी मसल्स है शरीर की, उसका नाम है दोस्तों मेसेटर। और ये कहाँ की है? जबड़े की। और सबसे मजबूत हड्डी की अपन कल बात करें तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी थी आपकी निचले जबड़े की, जिसको मैंडिबल नाम अपने दिया था। आज अपन सबसे कमजोर पेशी और सबसे मजबूत पेशी की बात करें तो शरीर की सबसे कमजोर पेशी स्टेपीडियस जो कान में है, और शरीर की सबसे मजबूत पेशी आपकी मेसेटर होती है जो जबड़े की होती है। फिर अपन बात करें शरीर की सबसे मजबूत कार्यशील पेशी कौन सी है, जो पूरे दिन भर वर्क संपन्न करती है? और वो है दोस्तों आपकी कार्डियक मसल्स। कौन सी है? कार्डियक मसल्स। और इसको हिंदी में अपन कहते हैं हृदयी पेशी। कौन सी पेशी? हृदयी पेशी। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट बनते हैं। यदि मांसपेशियों की पर बात करें तो सबसे छोटी जो मांसपेशी होती है अपने शरीर की, सबसे जो छोटी पेशी है उसका नाम स्टेपीडियस जो कान में स्थित होती है। शरीर की सबसे लंबी पेशी की बात करें तो सार्टोरियस जांघ में होती है। और बड़ी पेशी की बात करें तो ग्लूटेनियस मैक्सिपस होती है। शरीर की सबसे कमजोर जो पेशी होती है उसका नाम स्टेपीडियस जो कान में स्थित होती है। सबसे मजबूत पेशी की बात करें तो मेसेटर जबड़े की होती है। और शरीर की सबसे मजबूत वर्किंग मसल्स की बात करें जो सबसे ज़्यादा वर्क संपन्न करती है वो है दोस्तों आपकी कार्डियक पेशी। और ये कहाँ स्थित होती है? तो ये हार्ट में स्थित होती है, इसलिए इसको हृदयी पेशी के नाम से भी जाना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, मांसपेशियों की अपन बात करें तो मांसपेशियों का जो रंग होता है वो लाल रंग की होती है, क्योंकि मांसपेशियों में मांस उपस्थित होता है, मांस पाया जाता है। मांस किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। अब मांसपेशियों में लाल रंग किस वर्णक की वजह से है? सॉरी, प्रोटीन की वजह से। तो याद रखना, मांसपेशियों में विशिष्ट प्रकार का मायोग्लोबिन प्रोटीन स्थित होता है। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन तो मांसपेशी के निर्माण में सहायक है। इसके अलावा मांसपेशियों को लाल रंग जो प्रदान करता है वो कौन सा प्रोटीन करता है? मायोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा मांसपेशियों को लाल रंग प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका स्केलेटन सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी तरीके से आप इनको क्लियर कर रहे होंगे। अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की त्रुटि यदि आपको नज़र आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके मुझे अवगत करा सकते हैं, ताकि आपके सामने और अच्छे वीडियो में प्रेजेंट कर सकूं। और
यदि आपको वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आपको और अधिक दोस्तों को शेयर करना है तो आप शेयर कीजिए। शेयर के लिए आप फेसबुक काम में ले सकते हैं, इंस्टाग्राम काम में ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।